मातरम। भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। योगी, 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 योगी। भारत माता की। मैं अपने मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। और इसी क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी के छाता विधानसभा के यशस्वी प्रत्याशी एवं उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के पांचों मंडल अध्यक्ष भाई हुक्म जी, राजवीर जी, मैं आगे के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मीनारायण जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सभी का जो बंधु बैठे, मैं अपने पांचों मंडल अध्यक्ष हुक्म जी, राजवीर जी, आरपी जी, महेश जी और राजवीर जी से भी निवेदन करता हूं कि वो स्वागत में सहयोग करें। जल्दी आइए, जल्दी। अरे आओ, आने दो भाई, अरे भाई साहब आने दो, आने दो, स्वागत। अरे आओ ना, जल्दी आओ, जल्दी। हुक्म जी जल्दी आइए, जल्दी। हुक्म जी दौड़ के। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम, 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 मातरम। भारत माता की, भारत माता की। मैं आगे के क्रम में माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री जी, अच्छा, पहले जोरदारी से बोलिए। ये हमारे कुछ नौजवान हैं, मेरा अनुरोध है सिक्योरिटी वालों से, इन्होंने गदा बनवाई है, ये युवा मोर्चा के लड़के हैं। एक केवल आधा मिनट है, आधा मिनट मात्र आप आ जाने दें। भारत माता की, भारत माता की। राधा रानी की, राधा रानी की। स्वामी बाबा की, स्वामी बाबा की। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर, भारतवर्ष के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के नौजवानों के भविष्य, श्रद्धेय योगी जी महाराज, परम पूज्य संत चरण, पूजनीय विप्रजन, आदरणीय अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज इस स्वामी बाबा के मैदान पे, जिस स्वामी बाबा के स्नान से, तालाब के स्नान से आज तक लाखों व्यक्ति कोढ़ से भी ठीक हो चुके हैं, ये ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां कार्तिकेय महाराज की तपोस्थली है। पूजनीय महाराज जी ने
जब से सरकार बनी है दोनों सरकारों का अंतर यदि देखेंगे, वो सबसे पहला प्रस्ताव करते हैं अखिलेश जी सरकार बनने के बाद लखनऊ के आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए। पूजनीय महाराज जी सबसे पहला प्रस्ताव करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाए। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। पूजनीय महाराज जी ने ऑपरेशन मजनू चलाया। आज रात के 12 बजे हमारी बहन बेटी रेलवे स्टेशन से यदि तरौली को आवे तो कहीं किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित कर दी आदरणीय महाराज जी ने। हमारी संस्कृति है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लक्ष्मी और देवी कहा गया है मातृशक्ति को। पूजनीय महाराज जी ने सबसे पहले मातृशक्ति को सुरक्षित किया। आज भी अनेक योजनाओं में पहले हम जब बेटी हो जाती थी घर में ऐसा लगता था कोई आफत आ गई। आज 65,000 रुपए भी लड़कियों के शादी में सीधे सीधे खाते में दिए जाते हैं। पूजनीय महाराज जी ने विश्वव्यापी महामारी कोविड के तहत जब मुख्यमंत्री अपनी चौखट से बाहर नहीं निकल रहे थे तब पूजनीय महाराज जी ने पूरे प्रदेश में कोई अस्पताल किसी जिले का ऐसा नहीं रहा जहां घूम घूम के कोरोना के मरीजों से न मिले हों। मेरे भाषण रोज सुनते हो। मैं अपना सारा समय पूजनीय महाराज जी को देता हूं ये कहते हुए कि हमारी शुगर मिल जल्दी चालू हो जाए और अकबरपुर शेरगढ़ और चौमा से ही हमारी जो रोड है वो जो स्वीकृत हो गई, धन आवंटित कर दिया, सरकार बनने के बाद उसे तुरंत बनवा दिया जाए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और पूजनीय महाराज जी के चरणों में नमन। धन्यवाद मंत्री जी। मैं आप सभी और माननीय पूजनीय महाराज जी के बीच में बाधा न बनते हुए मैं माननीय महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सब के बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। परम पूजनीय महाराज जी। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर ठाकुर चंदन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी, जिला प्रभारी श्री विजय शिवहरे जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर चरण सिंह जादौन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और छाता विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विधानसभा प्रभारी उमेश कुमारी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्री शोभाराम शर्मा जी, श्री नरदेव चौधरी जी, श्री महेंद्र सिंह जी, चेयरमैन चौमुहा ठाकुर बिहारी राम जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर पीताराम सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, रघुवर तोमर जी, भानु प्रताप जी, तरुण सेठ जी और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित सभी कार्यकर्तागण,
छाता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब को मैं बांके बिहारी और राधे रानी के इस क्षेत्र में इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास का कार्य कर रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए, गांव और ब्रज तीर्थ के विकास के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, एक कोरोना कालखंड में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कोरोना की तीसरी लहर अब समाप्ति की ओर है। अगले एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि तीसरी लहर भी समाप्त, कोरोना उत्तर प्रदेश से फिर गायब। लेकिन कोरोना कालखंड में एक बात आपने देखी होगी, कोरोना के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आकर के सेवा कर रहा था। कोरोना में जो लोग उस संकट के समय आपके साथ नहीं थे, अगर आज चुनाव में वे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वे संकट के साथ ही नहीं, वे अवसरवादी हैं, और अवसरवादी को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और इस सड़क की तरफ जो लोग खड़े हैं, वैक्सीन नहीं लें क्या? ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है सबको, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग कोरोना फैला रहे थे, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप में से 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर। क्या सहमत हैं? जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे, जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और जब सत्ता में थे तो कोसी कला का दंगा करवाते थे ना। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला का, और दंगों में हिंदू निर्दोष मारा भी गया, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए भी गए, और जब उन्होंने गुहार लगाई कि साहब न्याय करो, तो झूठे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की सदैव से रणनीति रही। कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा,
और निर्दोष लोगों को मरवाना और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना, यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। राम भक्तों के रक्त से सनी हुई इनकी टोपी, आज इनको शर्म भी नहीं आती। जनता जनार्दन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोट दो। भाइयों बहनों, कोरोना में भी इन लोगों का यही नकारात्मक रवैया था। कोरोना में जब पूरे दुनिया के अंदर फैला, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी को मानता था। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, मैं स्वयं जाता था, मथुरा में भी आया था और मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, पीड़ितों से भी मिला। वो पीड़ित परिवार मुझे बोला कि अरे योगी जी आप क्यों आ गए, ये तो बहुत तेज बीमारी फैल रही है। मैंने कहा देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी ने बनाया है, और अगर वह संकट में है तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर चुपचाप नहीं बैठ सकता हूं, संकट में उसके साथ खड़ा रहूंगा। और भाइयों बहनों, आखिर रहते भी क्यों नहीं, आखिर रहेंगे क्यों नहीं? अगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है। लेकिन हम लोगों ने इसे अपना धर्म समझ करके उस समय जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद था और सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी। परिणाम था कोरोना की दूसरी लहर को हमने नियंत्रित किया, और आज तीसरी लहर भी पूरी तरह नियंत्रण में है। चुनाव चल रहे हैं, लेकिन हम लोग नियंत्रण में कर चुके हैं। कोरोना प्रदेश की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे दंगों के, दंगाइयों के पूरी दमंगई को हम लोगों ने भूत की तरह बोतल में उनके जिन्न को बंद करके सदैव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिए, ऐसे कोरोना भी सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाया, और डबल इंजन की सरकार है तो राशन की डबल डोज देने का काम भी किया। डबल डोज राशन मिल रहा है ना, 2 बार राशन। ये कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, पहले ये गरीबों का राशन कहां चला जाता था? कहां चला जाता था? हमारी सरकार ने 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान बनाया। पहले सरकार बनती थी, मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था। मैंने कहा भाई मैं किसके लिए बनाऊंगा, मेरे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, इनका मकान बना दो भाई, इन्हीं का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों का मकान बनाया। और कल ही आपने केंद्र सरकार का बजट देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 80 लाख अन्य लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर दिए हैं। 80 लाख। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बने। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाई गई, और 1,21,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम हुआ। अब तो हम हर घर नल की योजना में
नया कार्य जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब हमें बार बार कहते थे छाता चीनी मिल के बारे में, हमने तो स्वीकृत कर दिया, पैसा भी इसके लिए दे दिया है। ये जो सड़कों के सब सड़कें हैं ना, इन सड़कों के चौड़ीकरण का भी स्वीकृति करके पैसा भी रिलीज हो गया है, कार्य भी होने जा रहा है बहुत शीघ्र। हाईवे हो या रेलवे, सड़क को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य का हो या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य हो या प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य, ये सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, इत्र वाले मित्र के घर में। आपने देखा होगा ना इत्र वाले मित्र को। इत्र वाले मित्र ने गरीबों का पैसा भी हड़प लिया था, सड़कों का पैसा भी, चीनी मिलों का पैसा भी, गरीबों का पेंशन का पैसा भी, और ये पैसा उन्होंने आरसीसी की मोटी मोटी दीवारें बना करके सब बंद करके रख दिया था। जब मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की तो हमारा बुलडोजर चलते चलते ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के यहां भी पहुंच गया। मैंने कहा भी इत्र वाला मित्र कौन है ये? तो पता लगा इत्र वाले मित्र के साथ ही इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। तब पता लगा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। परिवार को लेकर के इत्र वाले मित्र के साथ घूमने के लिए गए थे यूरोप, महीनों तक घूम रहे थे यूरोप में। कहते हैं अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब तो पूरे इस छाता विधानसभा क्षेत्र और ब्रज तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए सदैव कार्य करते रहे। समय समय पे सरकार उन्हें प्रदेश के अंदर भेजती थी, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था, तो प्रदेश के अंदर काम करते थे, पूरे प्रदेश के अंदर भी जाते थे। लेकिन जब कहीं से आते थे तो फिर ब्रज क्षेत्र के विकास और छाता विधानसभा क्षेत्र की ही चर्चा करते थे विकास के लिए। ये चीनी मिल, कोई सोचता था, पिछली सरकारें तो चीनी मिलें बेच रही थी, चौधरी साहब ने इस चीनी मिल को पुनरुद्धार के लिए पैसा भी स्वीकृत करवा दिया। सड़कों के चौड़ीकरण का पैसा स्वीकृत करवा दिया, एक डेयरी भी स्वीकृत करा दी। डेयरी, नई डेयरी, ये पशुपालकों के जीवन में नया सुधार लेके आएगा। लेकिन पिछली सरकारें क्या कर रही थी? पिछली वाली सरकारें तो कैसे कैसे कार्य करती थी। नौकरी निकलती थी तो ये नौकरी भी सेफई घराना हड़प लेता था, बाकी सब देखते रह जाते थे। किसी गरीब को नौकरी नहीं, किसी नौजवान को नौकरी नहीं। नौकरी के नाम पर चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, नौकरी के नाम पर कैसे ये लोग ठगी करते थे। किसी भी नौजवान की भर्ती नहीं होती थी और भर्ती के नाम पर पैसे वसूली होते थे। कोर्ट रोक लगाता था, फिर भर्ती रुक जाती थी,
आज तो हर नौजवान, हर गांव का कोई ना कोई नौजवान पुलिस में जरूर भर्ती हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की है हम लोगों ने, और 1.5 लाख शिक्षकों की भी भर्ती की है। अन्य विभागों को लेकर के देखेंगे 5 लाख से अधिक भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी में। और उद्योग, जो कानून व्यवस्था का, पेप्सिको का एक बड़ा कारखाना हमने लगाया है। आलू किसानों को 1 लाख मीट्रिक टन आलू अकेले वह कारखाना खपत करेगा और किसानों को अच्छा दाम देगा, अच्छा दाम देगा। ये सरकार की सोच है। पहले कारखाने नहीं लगते थे, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं था तो पूंजी कहां से सुरक्षित रहने वाली थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 5 साल में अब कोई दंगा हुआ है क्या? कोसी कला का दंगा करने का कोई दुस्साहस करेगा क्या? अब करेगा तो उसे मालूम है ना क्या हो जाएगा। हां, करेगा तो फिर पहले नोटिस पहुंचेगी कि बेटा तूने इतने की संपत्ति नुकसान पहुंचाई है, अपने 7 पीढ़ी का बिल लिख के चले जाओ, 7 पीढ़ी तुम्हारी भीख मांगती हुई दिखाई देनी चाहिए। आज दंगा नहीं कर सकता कोई। और अगर देखते हैं कि एक बड़ा माफिया हो गया है, सचिन और गौरव जैसे नौजवान जो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए मुजफ्फरनगर में जाते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तब तो अखिलेश यादव जी तो तब लखनऊ में मुख्यमंत्री थे। इनके एक मंत्री उन निर्दोष जाट युवकों की हत्या करवा रहे थे और हत्यारों को छुड़ाने का बेशर्मीपूर्ण कार्य कर रहे थे। हमारी सरकार के समय कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। बेटी की सुरक्षा की तरफ टेढ़ी नजरों से भी देखोगे ना तो दुर्योधन और दुशासन जैसा हाल हो जाएगा। गरीब की संपत्ति पर हाथ फेरने का कार्य करोगे, कमजोर को सताने का कार्य करोगे, व्यापारी को लूटने का कार्य करोगे, तो एक तरफ हमारा हाईवे बनता है, सड़क बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, और दूसरी तरफ माफिया के खिलाफ सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है। उसकी छाती पर भड़बड़ा करके हम बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि ये माफिया प्रदेश को तबाह कर दिए थे, प्रदेश को बदनाम कर दिए थे। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था, और अब तो हमारी सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को स्मार्ट नौजवान बनाएंगे। 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है वर्तमान में। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। कोरोना आया, कोरोना का बाप भी आ जाएगा, तब भी नौजवानों की शिक्षा में कोई बाधा पैदा नहीं कर पाएगा। घर में बैठ करके ही पूरी पढ़ाई उनकी संपन्न हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सब ऑनलाइन करने की तैयारी हम लोग कर दे रहे हैं। बच्चा हो या नौजवान, उसके पठन पाठन में कोई व्यवधान नहीं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है, धार्मिक आस्था का सम्मान हो रहा है। पेशेवर दंगाई और माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रारंभ हुए और चुनाव के दौरान जैसे ही विभिन्न दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग बीच में है, तो उसने फिर से मेवाती गुंडों को बुला करके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां रामवीर सिंह की जो हत्या हुई थी ना, हमारे चौधरी साहब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के यहां उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम
कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। चौधरी साहब ने पूरी तन्मयता के साथ छाता विधानसभा क्षेत्र की, मथुरा जनपद की, ब्रज क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की सेवा की है। और भाइयों बहनों, पूरी मेहनत से किया है कार्य। लगातार जहां मैं भेजता था, जैसे प्रदेश में किसानों की उपज नहीं खरीदी जाती थी, तो मैंने चौधरी साहब के ही नेतृत्व में एक टीम भेजी थी देश के अलग अलग राज्यों में। और मैंने कहा, चौधरी साहब आप देख करके आइए कैसे होता है उपज खरीद का काम। और ये लोग आए थे, इन्होंने सरकार के सामने फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और परिणाम था आज किसान को उसकी उपज का दाम सरकार दे रही है। चीनी मिलों का पुनरुद्धार का कार्य कर रही है। नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा लेकर के आ रही है। बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रही है। नई नई डेयरियां स्थापित हो रही हैं। रोजगार सृजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा, विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा और अपने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ उसे टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी सरकार कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को हम उस स्थिति में लेके आ गए हैं जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहां पर कर रहे हैं ठाकुर चंदन सिंह जी, पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के। आज मैंने उनको यहां पे देखा है। ठाकुर चंदन सिंह जी 1974 में मेरे गुरुजी के साथ भी विधायक थे और वह स्वयं आज यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। चौधरी साहब के साथ उनको पूरा सहयोग देने के लिए आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और आज इस संघर्ष से तपी तपाई उत्तर प्रदेश की भूमि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है। हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा देना चाहती है, उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ना चाहती है और हर किसान के जीवन में नई खुशहाली ला करके उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए आगे कार्य कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के लिए आपने कहा है अब की बार 1 लाख, तो 1 लाख से अधिक वोटों से चौधरी साहब को जिताएंगे। चारों ओर से बोलिए, क्योंकि ये वोट यहां से जो जाएगा लखनऊ में मेरे पास ही पहुंचेगा। सहमत है ना? तो सभी लोग सड़क में भी जो लोग हैं हाथ खड़ा करिए, थोड़ा बता करके मुझे बताइए। सभी लोग सहमत हैं? चौधरी साहब को भारी बहुमत से जिताएंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी, भारत माता की, भारत माता की। योगी
धन्यवाद महाराज जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। आदर के योग्य माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारी सामने बैठी हुई जनता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने सब कुछ कह दिया है और मुझे आपने अध्यक्षता का मौका दिया है। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि मेरी अध्यक्षता का ख्याल रखना।